कल की क्लास में हम हिमनद ग्लेशियर डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने डिस्कस किया कि ग्लेशियर बनता कैसे है। जब स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल की वजह से बर्फ एक जगह इकट्ठी होती है, और बर्फ जब इकट्ठी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ऊपर की बर्फ का वजन जो है नीचे वाली जो बर्फ का भाग है उसके ऊपर लगता है। उसकी वजह से उसका नीचे वाली जो बर्फ की लेयर होती है उसका कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है, और उसकी वजह से उसमें जो भी एयर बबल्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकलते हैं और कॉम्पैक्ट हो जाती है, सघन हो जाती है नीचे वाली बर्फ। और जब वो सघन होती है तो हिमानी टुकड़े बनते हैं, मतलब बर्फ के कुछ एक साथ अक्यूमुलेट होकर टुकड़े बनते हैं, और उन बर्फ के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? नेवे या फर्न कहा जाता है। और नेवे और फर्न जो है जब वो और ज्यादा सघन होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उससे क्या बनती है? आइस बनती है, ग्लेशियल आइस जिसको कहते हैं। और वो ग्लेशियल आइस बहुत ज्यादा जब जमा हो जाती है तो उससे हिमनद या ग्लेशियर्स बनते हैं। और ग्लेशियर्स एक समय बाद इतने भारी हो जाते हैं कि वो ढाल के सहारे, अपने वजन के कारण ढाल के सहारे नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उनको नीचे की तरफ खींचता है। तो इसीलिए वैली ग्लेशियर्स जो है धीरे धीरे आगे सरकना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने कल की क्लास में देखा था। और ग्लेशियर्स जो होते हैं ये बहुत बड़े ह्यूज पीसेस होते हैं आइस के, जमी हुई आइस के, और ये बहुत कठोर होती है। ये बर्फ तो नहीं कहेंगे इसको, ये जो हिमानी बर्फ होती है, सघन बर्फ जिसको कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कठोर होती है। तो इसीलिए इसके रास्ते में ग्लेशियर जब चलता है अपने मार्ग में, तो इसके मार्ग में जो भी चीजें आती हैं उसको ये अपर्दित करता है, इरोड करता है, और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो हैं वो बनते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स या अपर्दनकारी जो स्थलाकृतियां बनती है वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके साथ साथ कल हमने ये भी देखा था कि ग्लेशियर जो है वो जब इरोजन करता है तो इरोजन करते समय दो तरह की चीजें करता है। एक तो जो वेदरिंग करता है, अपक्षय, वो अपक्षय या वेदरिंग किस तरह की होती है? फ्रॉस्ट वेदरिंग कह सकते हैं या फ्रीज एंड थॉ वेदरिंग कह सकते हैं, जिसको तुषारी अपक्षय कहते हैं, जिसमें दरारों में पानी जाता है, जमता है, जमने से वॉल्यूम बढ़ता है, और बर्फ का वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से दरार बड़ी हो जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे बार बार बर्फ के जमने, पिघलने से निरंतर दरारें चौड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती हैं, और चट्टानी टुकड़े निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं पहाड़ से या पर्वत से। तो ये इस तरह का अपक्षय होता है, तुषारी अपक्षय जिसको कहते हैं। और अपर्दन जो है, इरोजन, उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो प्लकिंग होती है जिसको कहते हैं उत्पाटन। उत्पाटन में क्या होता है? किसी भी चट्टान का कोई टुकड़ा जो है वो टूट कर अलग तो होता ही है चट्टान से, साथ ही उखड़ कर और वो आगे ग्लेशियर के साथ चलना शुरू कर देता है, हिमनद के साथ चलना शुरू कर देता है। प्लकिंग के अलावा अब्रेजन होता है, अब्रेजन, या फिर इसे कहते हैं अपघर्षण। अपघर्षण कब होता है? जब हिमनद के साथ ये जो चट्टानी टुकड़े वगैरह आगे चलना शुरू करते हैं तो ग्लेशियर जिस सरफेस के ऊपर से चलता है उसके ऊपर रगड़ लगाता है, और उस रगड़ की वजह से जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, सतही भाग, वो काफी ज्यादा इरोड हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है। और इसके इरोजन में इस तरह की जो परिघटना है, इसमें जो चट्टानी टुकड़े होते हैं हिमनद के अंदर, वो एक इरोजनल टूल के जैसे काम करते हैं। इसीलिए बुलडोजर कहा जाता है ग्लेशियर्स को, क्योंकि उनमें टूल होते हैं, और वो टूल किस फॉर्म में होते हैं? चट्टानों के फॉर्म में होते हैं, जो कि रगड़ लगाने में और हेल्प करते हैं। तो प्लकिंग और उत्पाटन और अब्रेजन जो है, अपघर्षण, इन क्रियाओं के माध्यम से हिमनद के रास्ते में जो भी चीजें आती हैं या रॉक्स आती है, चट्टानें, उनको विभिन्न आकार देता हुआ चलता है। और फिर हमने कल ये भी देखा था कि कहीं पर किसी पर्वतीय क्षेत्र में मान लीजिए ग्लेशियर डेवलप हो रहा है, यहाँ हिमनद विकसित हो रहा है, तो ये हिमनद वाला जो क्षेत्र है इसमें एक लाइन होती है जिसको हम फर्न लाइन कहते हैं। फर्न लाइन या स्नो लाइन। स्नो लाइन वो रेखा होती है जिसके ऊपर हमेशा पूरे वर्ष भर बर्फ जमी हुई देखने को मिलती है, और जो है कहीं ना कहीं हिमाच्छादित क्षेत्र रहते ही है स्नो लाइन के ऊपर। और स्नो लाइन के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वह सर्दियों में बर्फ जम सकती है पर गर्मियों में पूर्ण रूप से पिघल जाती है। तो ये स्नो लाइन होती है। और स्नो लाइन के इस तरफ जहाँ पे पर्वतीय ऊंचा भाग है स्नो लाइन के ऊपर वाला, वहां पर सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल, बर्फबारी। और बर्फबारी, स्नोफॉल की वजह से ये जोन ऑफ अक्यूमुलेशन है, यहाँ हर साल बर्फ नई ऐड होती जाती है, हिमनद बड़ा होता जाता है। तो ये जोन ऑफ अक्यूमुलेशन है, एकत्रण का क्षेत्र। और दूसरा ये वाला जो क्षेत्र है ये जोन ऑफ वेस्टिंग है या अब्लेशन है, पिघलने वाला क्षेत्र, जहाँ पे हिमनद हर गर्मियों में ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं, और सर्दियों में थोड़ा बहुत फिर भी जमे हुए रहते हैं, बट गर्मियाँ आते ही ये पिघलने लगते हैं। तो ये जोन्स भी हमने देखे थे कल ग्लेशियर्स के। और इन सब के अलावा हमने ये भी देखा था कि ग्लेशियर्स, हिमनद जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं।
एक तो होते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जिन्हें महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं, महाद्वीपीय। और महाद्वीपीय हिमनद के अलावा दूसरे जो हिमनद होते हैं उन्हें कहा जाता है पर्वतीय हिमनद या फिर घाटी हिमनद, माउंटेन या वैली ग्लेशियर्स कहा जाता है इनको, पर्वतीय हिमनद। पर्वतीय हिमनद जो है इन्हें अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है, अल्पाइन हिमनद, अल्पाइन ग्लेशियर्स। तो ये दो तरह के ग्लेशियर्स होते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो होते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन में सतह के ऊपर ही देखने को मिलते हैं और बहुत बड़े ह्यूज रीजन में फैले हुए होते हैं, विस्तृत होते हैं। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर मेनली हमें वर्ल्ड में अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं और ग्रीनलैंड में देखने को मिलते हैं। और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वहां अगर ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलेंगे तो वो केवल पर्वतों के ऊंचे भाग में ही देखने को मिलेंगे। और ऊंचे पर्वतों पर जो हिमनद होते हैं उन्हें अल्पाइन हिमनद कहते हैं। ऐसे ग्लेशियर्स अक्सर नैरो होते हैं, सकड़े होते हैं और लंबे होते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा जगह नहीं होती है, इसीलिए ये सकड़े और लंबे होते हैं। और इन्हें घाटी हिमनद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्वतों से सरकते सरकते नीचे घाटी की तरफ ही आते हैं, इसलिए इनको वैली ग्लेशियर भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब जो लैंडफॉर्म्स हमने कल देखे थे उनको भी देख लेते हैं। देखिए, हमने अपर्दनकारी जो स्थलाकृतियां वो सारी देख ली है। यू आकार की घाटी, हिमनद जब पर्वतीय क्षेत्रों से आगे घाटी में उतरता है तो वैली रीजन में उतरते वक्त वो काफी ज्यादा इरोजन करता है, नीचे से भी ग्रसन करता है और किनारों से भी जो है अपग्रसन और अपर्दन आदि करता है, जिसकी वजह से काफी चौड़ी घाटियां बनती है। नदी की जो घाटियां होती है, रिवर की जो वैलीज होती है वो सकड़ी होती है, नैरो होती है पर गहरी होती है, वी आकार की होती है। और ग्लेशियल वैलीज जो होती है वो यू आकार की होती है। तो यू शेप्ड ग्लेशियल वैलीज बनती है। हैंगिंग वैली, किसी बड़े हिमनद की, बड़े ग्लेशियर की जो वैली होती है उसमें अगर छोटे छोटे ग्लेशियर्स आकर मिल रहे हैं, जिन्हें सहायक हिमनद कहते हैं या ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स कहते हैं, तो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स की जो वैलीज होती हैं वो मेन ग्लेशियर की वैली में लटकती हुई नजर आती हैं या प्रतीत होती हैं, उन्हें हैंगिंग वैली कहा जाता है। सर्क भी हम कल कर चुके हैं। सर्क, कोरी, इसके विभिन्न नाम हैं। सर्क और कोरी का मतलब है आराम कुर्सी के आकार की जो एक गर्त बनती है पर्वतीय हिमनद वाले क्षेत्र में, उसे कहा जाता है कोरी। और कोरी वैसे हमें दिखाई नहीं देती है, कोरी केवल हमें कब दिखती है जब वहां से बर्फ हट चुकी होती है, ग्लेशियर वहां से निकलकर जा चुका होता है, उसके बाद वो डिप्रेशन या गड्ढा हमें नजर आता है। और वैसे तो ये आराम कुर्सी के आकार का इस तरह की स्थलाकृति होती है, ये पर्वत है और ये आराम कुर्सी के आकार की सर्क बनी हुई। पर अगर ये तो साइड व्यू है, अगर सामने से पिक्चर बनाए हम तो ये पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत के दोनों तरफ यहाँ पर ये कटक सी बनी हुई है, रिज जैसी बनी हुई, और ये जो कटक है इसके बीच में यहाँ ये आराम कुर्सी के आकार में यहाँ पर इस तरह से जो हिमनद होता है, ग्लेशियर है यहाँ पर, इसलिए वो आराम कुर्सी अभी आपको दिख नहीं रही, तो ये सामने से इस तरह से दिखता है। तो सर्क जो है ये इस तरह की लैंडफॉर्म है, एक डिप्रेशन है, काफी गहरा भी है, लंबा भी है, चौड़ा भी है। और जहां पर सर्क बनता है, सर्क के आसपास जो माउंटेन रीजन होता है वो काफी घिस जाता है, और पर्वतीय क्षेत्र जब घिसता है तो उसके घिसने के कारण धीरे धीरे कटक बनती है, और इस तरह की कटक बनती है जिसका ऊपर से जो शेप होता है रिज का वो कुछ इस तरह से होता है, सॉ शेप्ड, आरी के समान। ऐसी कटक बनती है क्योंकि सर्क के किनारे जो है, सर्क की जो वॉल्स हैं वहां पे काफी इरोजन होने की वजह से जो माउंटेन का जो पार्ट है वो बहुत सकड़ा बसता है, पर्वत का जो कुछ हिस्सा है वो बहुत सकड़ा बसता है, इसीलिए उबड़ खाबड़ सा एक कटक जैसी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है जो आरी के समान लगती है। ऐसी कटक को कहते हैं सीरेटेड रिज या आरेत। सीरेटेड रिज या कटक जो है ये कोरी के या सर्क के दोनों किनारों पर हमें देखने को मिलती है। सर्क की दोनों किनारों पर तो ये कटक होती है, पीछे की तरफ पर्वत होता है और बीच में सर्क वाला एरिया जो है वो तो है ही। तो ये सर्क के दोनों तरफ पाई जाने वाली कटक है। हॉर्न क्या होता है? हॉर्न भी कल हमने देखा था। किसी पहाड़ी क्षेत्र में अगर 2-3 सर्क बने हुए हैं एक साथ, मान लीजिए 2 सर्क मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ, यहाँ पर एक सर्क बना हुआ है और इस पर्वत के दूसरी तरफ ये सर्क बना हुआ है, तो इस सर्क ने इस माउंटेन को, ये माउंटेन है, ये सर्क है, ये पहले पर्वत इतना बड़ा था, चौड़ा सा था, पर इसे यहाँ पर बर्फ जो गिरी उसने इस माउंटेन को काट दिया और सर्क के जैसी ऐसी गहरी घाटी सी बना दी, इसीलिए इस पर्वत का जो ऊपरी भाग है ये धीरे धीरे नुकीला हो गया
और चारों तरफ या 2-3 तरफ जब किसी पर्वत के सर्क बना हुआ होता है तो उसका ऊपरी हिस्सा काफी नुकीला हो जाता है, काफी पॉइंटेड पीक बन जाती है, और ऐसे ही नुकीली जो चोटी होती है उसे कहा जाता है हॉर्न या गिरिशृंग। नूनाटक किसको कहते हैं? तो नूनाटक कहा जाता है जब किसी बर्फ से ढके हुए क्षेत्र में, मान लीजिए चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, पूरा सफेद रंग का दिख रहा है वो हिस्सा, और वहां पर अलग से एक पहाड़ी जैसी हमें दिखे, एक टीला जैसा हमें दिखे जो बर्फ से ढका हुआ ना हो, तो ऐसा जो ऐसा जो पहाड़ होता है जो बर्फ से ढका हुआ नहीं होता बर्फ वाले क्षेत्र में, वो अलग से नजर आता है और उसको कहते हैं नूनाटक। अब बात करते हैं कोल की। तो कोल कैसे बनता है? कोल बनता है जब किसी पर्वतीय क्षेत्र में दो सर्क बने हों, और दो सर्क जो हैं उनके बीच में जो माउंटेन है, पर्वत, मान लीजिए ये पर्वत है, इसके इस तरफ सर्क बना और इसके दूसरी तरफ भी सर्क बना, और ये बीच में पर्वत है, और दोनों तरफ सर्क जो है हो सकता है इतना इरोजन करे कि एक समय बाद ये दोनों के बीच में जो पर्वत है ये रहे ही ना, और यहाँ से पूरा हिस्सा घिसकर चला जाए। तो दोनों जो आराम कुर्सी वाला जो गर्त है दोनों मिल जाएंगी, और वहां बीच में जो उनके दोनों के माउंटेन है वो रहेगा ही नहीं। तो जब कहीं पर मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र था, ये पर्वतीय क्षेत्र है माउंटेन, और इस माउंटेन रीजन में यहाँ एक सर्क बनी और इसके पीछे की तरफ भी एक सर्क बनी। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वाली सर्क, ये जो पीछे पर्वत का भाग है, कहाँ गया, हाँ, ये जो पीछे पर्वत का भाग है, इस पर्वत के भाग को धीरे धीरे काटेगी, और काटते 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 हो सकता है ये काफी ज्यादा इसको इरोड कर दे, और पीछे वाला जो सर्क है वो भी उसको काफी ज्यादा काट दे। तो कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पे दोनों सर्क जो है वो मिल जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ इस तरह का दो कटक के बीच में, मतलब माउंटेन की पीक्स के बीच में काफी गहरा सा नीचा भाग देखने को मिलेगा, लो पॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाली सर्क और पीछे वाली जो सर्क थी दोनों मिल गई हैं और दोनों के बीच में रास्ता जो है वो खुल गया है। तो जब पर्वतों के बीच में एक रास्ता मिल जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है सर्क की वजह से, तो उसे कहा जाता है कोल। इस तरह के कोल का उदाहरण है इंदिरा कोल। सो माउंटेन्स को जब पूरा काट देते हैं सर्क, माउंटेन्स का जो सर्क के पीछे जो बैकवॉल होता है उसको भी घिस देते हैं, अगर दो ऑपोजिट सर्क जो होते हैं वो, तो दोनों के बीच में जो बैकवॉल है वो माउंटेन वाला, पर्वत वाला अगर हट जाए तो फिर वो रास्ता खुल जाता है और वो पूरा गैप बन जाता है जहां से माउंटेन को, पर्वत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पार कर सकते हैं। तो ऐसे को कहा जाता है कोल, या पास भी कह सकते हैं इसको। फिर क्रैग एंड टेल और शीप रॉक, मेष शिला, ये दोनों चीजें जो है ये एक दूसरे की ऑपोजिट है, ये भी हमने देखा था। भेड़ शिला जो है या मेष शिला, वो किसी बैठी हुई भेड़ के जैसे लगती है। बैठी हुई भेड़ का आगे वाला हिस्सा जो है वो ऊंचा दिखता है और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा ढलान युक्त दिखता है। तो ऐसे इस रूप में जब किसी चट्टान को ग्लेशियर इरोड करता है तो ऐसी रॉक को क्या कहा जाता है, भेड़ शिला कहा जाता है, या फिर शीप रॉक या रॉश माउंटेन कहा जाता है। कैसे बनता है, जब किसी ग्लेशियर के मार्ग में ठीक ठाक कोई रॉक आए जो ज्यादा हार्ड भी नहीं हो, एवरेज उसकी मतलब स्ट्रेंथ हो, तो ग्लेशियर जो है उस माउंटेन, उस रॉक के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है। और जब हिमनद चढ़ता है तो चढ़ते समय उसके जो ये ढाल है उसके ऊपर अब्रेशन करता है, अपघर्षण करता है, और घर्षण जब होता है इस हिस्से का, इस ढाल का, तो धीरे धीरे ये रगड़ लगने से चिकना हो जाता है, घिस भी जाता है, चिकना भी हो जाता है, और घिसने और चिकना होने के कारण ये वाला जो ढाल है ये काफी मंद हो जाता है, जेंटल हो जाता है। और ये स्लोप जेंटल हुआ है किसकी वजह से, अब्रेशन के कारण, अपघर्षण की वजह से। और जब ग्लेशियर, हिमनद इसके ऊपर चढ़ा हुआ है अभी मान लीजिए, और जब यहाँ से उतरेगा, उतरते समय ये वाला जो हिस्सा है, ये ढाल, इस ढाल पे जो भी चट्टानी टुकड़े हैं उनको तोड़ते हुए फिर नीचे गिरेगा। तो जब ये तोड़ते हुए यहाँ गिरेगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये काफी तीव्र भी हो जाएगा, स्टीप भी हो जाएगा, और इस तरह से उबड़ खाबड़ भी हो जाएगा, ऐसा। तो यहाँ इस तरफ हिमनद ने क्या किया, प्लकिंग करी, प्लकिंग या उत्पाटन जिसे कहते हैं। तो भेड़ शिला या मेष शिला या शीप रॉक जो है
उसका फॉर्मेशन तब होता है जब ग्लेशियर किसी रास्ते में आने वाली चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और हिमनदमुखी जो ढाल है, ये ग्लेशियर की साइड वाला जो ढाल है, अपवर्ड स्ट्रीम अपस्ट्रीम जो स्लोप है, उसको ये अब्रेशन करता है, अपग्रशन करता है हिमनद, और अपग्रशन करके बिल्कुल सपाट बिल्कुल चिकना कर देता है, मंद ढाल वाला बना लेता है। और दूसरी तरफ वाला जो ढाल है उसमें उत्पाटन की क्रिया के कारण ढाल को तीव्र कर देता है। तो इस तरह का जो शेप होता है उसे कहते हैं भेड़शिला या शीप रॉक। उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्रैग एंड टेल। क्रैग एंड टेल तब बनता है, ये श्रृंग और पुच्छ या पूंछ वाली जो स्थलाकृति है, ये तब बनती है जब ग्लेशियर के रास्ते में बहुत कठोर चट्टान आ जाए, तो वो ग्लेशियर को आगे जाने नहीं देती, वो रेजिस्ट करती है। तो हिमनद उसके ऊपर पूरा जोर लगाता है, उसके पीछे वाले मतलब आगे वाले हिस्से के ऊपर। तो जब ग्लेशियर उसके ऊपर जोर लगाता है तो उसका जो ग्लेशियर की तरफ वाला जो ढाल है उस चट्टान का, वो तीव्र हो जाता है, स्टीप हो जाता है ऐसे, और आगे वाला जो भाग है वो इस तरह से जेंटल हो जाता है। तो ग्लेशियर खूब दम लगाता है, यहाँ से इस चट्टान के ऊपर, इस कठोर चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और फिर ये चट्टान रेजिस्ट करती है, उसकी वजह से ये हिस्सा जो है चट्टान का ये स्टीप हो जाता है, तीव्र ढाल वाला। और फिर हिमनद फाइनली किसी तरह से जैसे जैसे जब चढ़ के उतरता है तो उतरते समय वो अपग्रशन करता है यहाँ पर, और इसीलिए ढाल जो है वो काफी स्मूथ हो जाता है। तो इस तरह की जो चट्टान बनती है जो बिल्कुल भेड़शिला की बिल्कुल विपरीत है, जिसमें हिमनद की तरफ वाला ढाल अपस्ट्रीम जो स्लोप है वो स्टीप है, और आगे वाला जो स्लोप है डाउनस्ट्रीम जो स्लोप है वो मंद है। तो ऐसे रॉक को कहा जाता है क्रैग एंड टेल। ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो ये हमने लैंडफॉर्म्स ऑलरेडी देख लिए हैं। आज हम देखेंगे ये जो निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं उनको, बहुत सीमित लिमिटेड सी हैं, ज्यादा नहीं है नंबर, बट ठीक है जो भी है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले आप देखिए मोरेन। मोरेन क्या होता है? तो देखिए जब कहीं पे ये मान लीजिए हिमनद है, बहुत बड़ा सा ग्लेशियर है, ये बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा है। ये बर्फ का टुकड़ा जब ये आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ते समय नीचे जिस सतह के ऊपर ये चल रहा है, जिस सरफेस के ऊपर ये चल रहा है, उस सरफेस के टुकड़ों को अपने साथ तोड़ तोड़ के अपने साथ आगे ले जाएगा। तो ग्लेशियर के नीचे हमेशा बहुत सारी चट्टानें, मलबे, टुकड़े ये जो होते हैं ये होते ही हैं, और इनको रगड़ लगाते हुए आगे अपने साथ घसीट कर ले जा रहा होता है ग्लेशियर। जब हिमनद इस तरह से आगे बढ़ता है तो इस सतह वाले भाग से जब ग्लेशियर का घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ग्लेशियर का नीचे का जो तल वाला कुछ भाग है वो थोड़ा सा पिघलता है। उसकी वजह से ग्लेशियर के नीचे वाले भाग में थोड़ा सा जल, पानी बनता है मेल्टिंग की वजह से। और जब ये पानी बनता है तो ये जो टुकड़े निकले हुए हैं ग्लेशियर ने, हिमनद ने जो इरोड करके या निकाले हैं सरफेस से, अपने साथ लेकर जो आया है टुकड़े ग्लेशियर हिमनद, वो टुकड़े इस पानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और जब ग्लेशियर के बिल्कुल तल में इस तरह का पिघला हुआ जल होता है और नीचे टुकड़े भी हैं, तो जल जो है वो अपने साथ उन टुकड़ों को किनारों पर इकट्ठे कर देता है। पानी साइड में निकलता है, जब ग्लेशियर आगे चलेगा तो पानी जो है वो साइड साइड में निकलता जाएगा पिघलकर, और जब पानी साइड में निकलता है तो ये जो टुकड़े हैं, डेब्रीज जो है, रॉक डेब्रीज, उनको भी किनारों पर साइड में इकट्ठा कर देता है। तो जहां से, जिस रास्ते से ग्लेशियर जाता है, हिमनद जाता है, उसके किनारों पर, घाटी क्षेत्र में, वैली रीजन में उसके किनारों पर टुकड़े जमे हुए मिलते हैं, रॉक डेब्रीज जमी भी मिलती है। और ऐसे जो टुकड़े जमे हुए मिलते हैं उन्हें कहते हैं मोरेन या हिमोड। तो हिमोड जो है वो और कुछ नहीं, हिमनद गतिविधियों से जो ग्लेशियल टिल निकलते हैं, ग्लेशियल टिल, उनकी कटक या रिज जब जम जाती है, रिज जैसी रूप में जब वो जम जाते हैं तो उसे मोरेन कहा जाता है। अब ये ग्लेशियल टिल किसको कहते हैं? तो देखिए हिमनद से जो भी पदार्थ या जो भी टुकड़े निकलते हैं इरोजन वगैरह से, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं टिल और एक होते हैं आउटवॉश डेब्रीज या अवक्षेपित जो है टुकड़े, उनको कहा जाता है। तो टिल जो होते हैं वो बिल्कुल मिक्स्ड होते हैं, जिसमें बड़े टुकड़े, छोटे टुकड़े, महीन टुकड़े, सब तरह के टुकड़े आपको अलग अलग पीसेस देखने को मिलेंगे। और आउटवॉश जो होते हैं या अवक्षेपित जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग आपको सॉर्टेड मिलेंगे। कहीं पर बड़े मिलेंगे,
फिर एक साथ आपको बारीक मिलेंगे, फिर एक साथ आपको उससे भी बारीक मिलेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग लेयर्स में अलग अलग रूप में स्ट्रैटिफाइड मिलेंगे। तो ये क्यों कैसे हो जाता है? तो ये जो टिल होते हैं, ग्लेशियल टिल जिसको कहते हैं, हिमानी टिल, ये हिमनद लेकर आता है अपने साथ इन टुकड़ों को। तो हिमनद छांटता नहीं है, ग्लेशियर बहुत बड़ा होता है, हैवी होता है, वो बड़े टुकड़ों को भी अपने साथ आगे ला सकता है, छोटे टुकड़ों को भी ला सकता है। तो उन टुकड़ों को, बड़े और छोटे हर तरह के टुकड़ों को अपने साथ आगे लेकर आता है। और इसीलिए टिल जो है उसमें डिफरेंट शेप के हमें रॉक डेब्रीज देखने को मिलते हैं, अवसाद देखने को मिलते हैं। आउटवॉश जो होता है, ये हिमनद के पिघलने से जो जल बनता है, उस जल के द्वारा ले जाए जाने वाले अवसाद होते हैं। जहां अंत होता है, हिमनद जहां तक जाता है, उसके बाद पिघलना शुरू कर देता है, और फिर ग्लेशियर से जो पानी निकलता है, वो पानी जिस तरह के टुकड़ों को इकट्ठा करता है, उन्हें कहते हैं आउटवॉश सेडिमेंट्स। और जब वो पानी इकट्ठे करता है, तो पानी भारी अवसादों को सबसे पहले छोड़ देता है, उसके बाद थोड़े और भारी, थोड़े कम भारी उससे जो सेडिमेंट्स होते हैं फिर उनको छोड़ता है, फिर उसके बाद और बारीक जो सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद होते हैं, उनको छोड़ता है, और अंत में सबसे बारीक अवसादों को छोड़ता है। तो जहां पे आउटवॉश प्लेन्स होते हैं, या अवक्षेपित मैदान होते हैं, या धौत मैदान होते हैं, वहां पर ग्लेशियर का पानी जो है वो कंप्लीटली ओनली वाटर ही सेडिमेंट्स को जमा रहा होता है, और वो लेयर्ड मैनर में जमाता है, पहले बड़े टुकड़े, फिर छोटे टुकड़े, फिर बहुत महीन टुकड़े। तो इस तरह से जब स्ट्रैटिफिकेशन होता है, तो उनको कहते हैं आउटवॉश सेडिमेंट्स या आउटवॉश प्लेन्स या अवक्षेपित मैदान। जबकि ये ग्लेशियल टिल जो होते हैं, उसमें बड़े छोटे सब तरह के टुकड़े होते हैं। अब ये मोरेन्स क्या है? तो मोरेन जो है ये और कुछ नहीं, ग्लेशियल टिल से, ग्लेशियल टिल मतलब बड़े छोटे सब तरह के टुकड़े, ग्लेशियल टिल्स छोटे बड़े सब तरह के टुकड़े जमने से जो एक कटक जैसी बनती है, चट्टान जैसी बनती है, उसे कहा जाता है मोरेन। So what is moraine? Moraine is a ridge formed by glacial till which contains debris of different size. So different fragments के जमने से ये जो बनती है कटक, उसे हिमोड कहा जाता है, मोरेन कहा जाता है। तो ये चट्टान मोरेन का नाम हमने पहले भी लिखा था, जब हमने अवसादी चट्टानें की थी, उसमें ग्लेशियल रॉक्स जो किए थे उसमें भी लिखा था आपने। अब देखिए ये कटक जैसी बनती है। अब ये कहाँ कहाँ बनती है, किस तरह से बनती है? तो अब देखिए, मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ये हिमनद है, ये हिमनद आगे बढ़ रहा है, और आगे की तरफ जब हिमनद बढ़ता है, तो हिमनद के किनारों पर इस तरह के अवसाद सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, क्योंकि ग्लेशियर के साथ आने वाला जो नीचे जो पानी पिघल रहा है ग्लेशियर के, उसकी वजह से जो पानी बन रहा है, वो किनारों पर साइड की तरफ जो है इकट्ठा कर देता है सारे टुकड़ों को, ग्लेशियर टिल को। तो उस किनारों पर हिमनद के इस तरह की कटक बनती है, बड़े छोटे सब तरह के अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, उससे एक रिज जैसी बनती है, और उस रिज को क्या कहते हैं? मोरेन कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। तो हिमनद के जब दोनों किनारों पर मोरेन बनते हैं, हिमोड बनते हैं, तो उन्हें कहा जाता है लेटरल मोरेन। लेटरल मोरेन, इन्हें हिंदी में कह सकते हैं पार्श्विक मोरेन, हिमोड, पार्श्विक हिमोड। तो ये दोनों ही पार्श्विक हिमोड है, ये भी और ये भी, जो किनारों पर बने हुए दोनों ही लेटरल मोरेन्स है। फिर जहां पे हिमनद खत्म होता है, जहां तक हिमनद जाता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देता है, तो जहां ग्लेशियर जाकर अंत होता है हिमनद का, वहां पर या सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ढलान के सहारे आ रहा है, ग्लेशियर ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे ढलान है और आगे फिर ढलान एकदम बंद हो जाती है, तो हिमनद यहाँ से आया और नीचे उतरता उतरता यहाँ तक आके अटक गया, अब जो है आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे उसको ज्यादा ढलान नहीं मिल रहा, अब वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। तो ग्लेशियर जहाँ आके रुक गया है, तो वो जहाँ से रगड़ते हुए अपने साथ अवसाद ला रहा था, वो सारे सेडिमेंट्स उसके ठीक मुहाने के सामने, ठीक जो अंतिम भाग है हिमनद का, उसके ठीक सामने इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसके नीचे जो पानी मेल्ट हुआ था वो भी नीचे गिरेगा, और आगे की तरफ सारे सेडिमेंट्स जो है उनको आगे की तरफ ग्लेशियर के ठीक सामने इकट्ठा कर देगा। तो इस तरह से हिमनद के ठीक सामने जब ये टुकड़े इकट्ठे होते हैं ऐसे, तो इस तरह के टुकड़े जब इकट्ठे होते हैं तो उनसे बनते हैं अंतस्थ हिमोड, अंतस्थ हिमोड, जिन्हें कहते हैं टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन जो ग्लेशियर के टर्मिनेट होने वाले स्थान पर स्थित होते हैं।
तो हिमोड जो होते हैं ग्लेशियल टिल के जमने से बनने वाली चट्टाने कटक, ये अलग अलग होती है। लेटरल मोरेन्स होते हैं जो साइड में बनते हैं, टर्मिनल मोरेन्स होते हैं जो सामने बनते हैं, मीडियल मोरेन्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए जैसा ये हिमनद, ये ग्लेशियर इस साइड से आ रहा था, अब इधर से दूसरा ग्लेशियर आया और इसको ज्वाइन कर ले और इसके साथ आकर मिल जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए इस साइड से जो ग्लेशियर आ रहा है वो अब इसके साथ ज्वाइन कर रहा है। अब इस ग्लेशियर के जो किनारे पर थे हिमोड, वो अब यहाँ आ गए और इन दोनों ग्लेशियर्स के बीच में दब गए हैं। तो अब क्या होगा, दो हिमनदों के बीच में उनके जो लेटरल मोरेन्स हुआ करते थे पहले किनारों पर, जो हिमनद के जो थे हिमोड, अब वो हिमोड दोनों हिमनदों के दो बीच में आकर फंस गए हैं। तो ऐसे जो मोरेन होते हैं, हिमोड होते हैं, उन्हें मध्यस्थ हिमोड कहा जाता है या मीडियल मोरेन कहते हैं, मीडियल मोरेन। तो ये मीडियल मोरेन होते हैं। तो इस तरह से हिमोड जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग साइड में जहां वो बन रहे हैं उसके हिसाब से उनको डिफरेंट नेम दे सकते हैं, हालांकि होती वही सेम चीज है। जब पार्श्विक हिमोड और अंतस्थ हिमोड मिलते हैं तो घोड़े के नाल की आकृति बनती है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये घोड़े की नाल की आकृति जैसी दिख रही होगी आपको। जब लेटरल मोरेन और टर्मिनल मोरेन्स को हम कनेक्ट करते हैं तो इस तरह की एक लैंडफॉर्म हमें दिखती है जो घोड़े की नाल की आकृति की होती है, हॉर्स शू शेप की होती है या लगभग यू शेप की होती है। तो ये भी आप बता सकते हैं कहीं पर आप मोरेन के बारे में बताएं तो मोरेन क्या है, हिमोड का मतलब सिर्फ सिंपल सा है, हिमनद द्वारा लाए जाने वाले अवसाद। हिमनद के पिघलने से जो जल बनता है, जब वो किनारों पर उनको इकट्ठा करता है तो उससे बनते हैं कटक, इन अवसादों से बनती है कटक, और इन सेडिमेंट से जो कटक या चट्टाने बनती है उन्हीं को हिमोड कहते हैं या मोरेन कहते हैं, जिनके डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए मोरेन्स, ये इस पिक्चर में मोरेन्स आपको दिख रहे होंगे, ये ग्लेशियर्स हैं, ये हिमनद आ रहे हैं काफी सारे। ये हिमनद के किनारे पर जो आपको दिख रहे हैं ये पार्श्विक मोरेन है या पार्श्विक हिमोड है, जिसे हम कहते हैं लेटरल मोरेन। बीच बीच में जो ग्लेशियर्स के फंसे हुए हैं ये जो है ये मीडियल मोरेन्स है, और अंतिम जहां पर हिमनद आ रहा है, लास्ट में अटक रहा है, जहां आकर रुक रहा है, वहां पर जो हिमोड हमें देखने को मिलते हैं वो कैसे हैं, अंतस्थ या टर्मिनल मोरेन। तो इस तरह से टर्मिनल मोरेन्स के आगे फिर क्या होता है, फिर आगे पानी में परिवर्तित हो जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगता है और उसकी धाराएं से निकलने लग जाती है। तो आगे जो है इसके टर्मिनल मोरेन के आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, आउट वॉश प्लेन देखने को मिलेगा, जिसमें हिमनद आगे नहीं जा रहा है पर ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बन रहा है वो आगे जा रहा है और सेडिमेंट्स को और आगे कैरी ऑन कर रहा है। तो इसके आगे आउट वॉश प्लेन बनते हैं। तो ये है मोरेन्स, लेटरल, मीडियल, एंड मोरेन्स या टर्मिनल मोरेन्स भी जिनको कहते हैं। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं ड्रमलिन और एस्कर। ड्रमलिन जो है, ड्रमलिन मेनली बनती है जब ग्लेशियर अपने साथ आगे लेकर आता है कुछ सेडिमेंट्स को। जैसे मान लीजिए ये ग्लेशियर है, हिमनद है, और इस ग्लेशियर में ऊपर जो दरारें सी होती हैं, इन दरारों के माध्यम से अंदर कुछ टुकड़े जा सकते हैं ग्लेशियर के, और टुकड़े जाकर ग्लेशियर की जो बर्फ है उसके बीच में जाकर नीचे तल तक पहुंच सकते हैं और इकट्ठे हो सकते हैं, और आसपास जो चारों तरफ बर्फ है उसकी वजह से उन टुकड़ों के ऊपर काफी दबाव लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से वो काफी सघन होने लगते हैं, और सघन होते होते वो जब एक पिंड जैसा बनता है, एक लंप जैसा बनता है, ये टुकड़ों के इकट्ठे होने से एक पिंड बन गया है। अब ये हिमनद जब आगे गति करेगा तो ये जो टुकड़े हैं ये सतह पकड़ चुके हैं, सरफेस जो होता है जहाँ पे ग्लेशियर जिस स्थान से जा रहा है उस स्थान का जो भाग है सतह वाला, वहां से जुड़ चुके हैं ये टुकड़े, वहां पिंड बना चुके हैं, एक लंप इकट्ठा हो चुका है डेबरीज का, ग्रेवल्स का, बजरी पत्थर आदि का। अब जो है ग्लेशियर हिमनद जब आगे सरकेगा तो ये टुकड़े हिमनद के साथ आगे नहीं जाएंगे, ये इकट्ठे हो गए हैं, ये चट्टान का रूप ले चुके हैं। अब ये आगे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, जब ये आगे नहीं जाएंगे तो जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके ऊपर दबाव लगाएगा, और जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, दबाव लगाएगा, तो उसकी वजह से ये पीछे वाला जो इसका भाग है ये तो तीव्र हो जाएगा, और जैसे जैसे ग्लेशियर आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ये जो
इस तरफ वाला भाग है, इसके जो सेडिमेंट्स हैं ये टुकड़े बिखर बिखर के इसके साथ जाने की कोशिश तो करेंगे, पर वो लंबी दूरी तक जा नहीं पाएंगे, थोड़ी दूरी तक जाएंगे फिर रुक जाएंगे। तो इस तरह से एक लंबी पूंछ जैसी बन जाएगी। तो जब ग्लेशियर के अंदर, ग्लेशियर के साथ, हिमनद के साथ आने वाले टुकड़े जो है वो ग्लेशियर के तल में, हिमनद के तल में मान लीजिए कोई दूसरी कोई छोटी मोटी चट्टान ही मिल जाए रास्ते में और उसके साथ ही जुड़ जाए वो सारी रॉक डेब्रीज जो आ रही हैं हिमनद के साथ, और धीरे धीरे जब वो बहुत सघन हो जाती हैं उसके बाद ग्लेशियर के साथ वो आगे ज्यादा गति नहीं करती हैं, और जब वो आगे गति नहीं करती तो इस तरह की एक लैंडफॉर्म बनती है, स्थलाकृति, जिसमें पीछे का किनारा जो होता है ढाल वो तीव्र होता है और आगे का ढाल मंद होता है। और ये तो आपको साइड से पिक्चर दिख रहा है, वरना ये एक अंडे के आकार की स्थलाकृति है, अंडाकार है। जैसे आपको ये 2D डायमेंशनल ही दिख रहा है डायग्राम, अभी मैं आपको और एक बेटर डायग्राम दिखाऊंगी। तो इस तरह की जो स्थलाकृति बनती है उसको कहते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन और ड्रमलिन जैसी स्थलाकृति जब बनती है तो उसमें ये जो पीछे वाला तीव्र ढाल वाला भाग होता है इसको कहते हैं स्टॉस, स्टॉस, और इधर वाला जो भाग है इसको कहते हैं टेल। ड्रमलिन जहां पे भी बने होते हैं वहां पर जो टेल होती है ड्रमलिन की वो बताती है, इंडिकेट करती है कि ग्लेशियर जिस तरफ टेल बनी हुई है उसी तरफ ग्लेशियर जो है वो गति कर रहा था। तो प्रच्छ भाग जो है इसका ड्रमलिन का वो कहीं ना कहीं हिमनद की गति की दिशा के बारे में जानकारी देता है, इसलिए ड्रमलिन काफी यूजफुल है। कई जगह न्यूयॉर्क में और यूके में कई जगह बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे ड्रमलिन्स देखने को मिलते हैं एक साथ, और उन ड्रमलिन्स को, सारे ड्रमलिन्स को देखने से पता चलता है कि मोस्टली जो ग्लेशियर्स हैं वो स्लाइड होके किस डायरेक्शन में जा रहे थे, क्योंकि सभी ड्रमलिन्स की जो पूंछ वाला हिस्सा है वो एक ही दिशा में है, तो उससे पता चलता है कि हिमनद की दिशा क्या है। तो इस तरह से ड्रमलिन्स बनते हैं। अभी मैं इसका आपको एक प्रॉपर वीडियो भी दिखाऊंगी, शॉर्ट क्लिप भी दिखाऊंगी, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जहां ड्रमलिन बने होते हैं जिस सतह पर, वहां बहुत सारे ड्रमलिन इस तरह से पास पास या थोड़ा दूर पास इधर उधर बने हुए होते हैं। तो काफी सारे ड्रमलिन्स को जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे अंडे पड़े हैं। तो बास्केट ऑफ एग्स के जैसे दिखते हैं ड्रमलिन्स जब बहुत सारे होते हैं किसी सतह वाले भाग में, किसी भी जगह। सो अंडे की व्हाट डू यू कॉल इट, बास्केट को क्या कहते हैं, छाबड़ी, तो व्हाटएवर। सो अंडे की बास्केट जो है उसके जैसे दिखते हैं ये ड्रमलिन, जैसे बास्केट में खूब सारे एग्स रखे हुए। तो इसीलिए ड्रमलिन्स को ये संज्ञा दी जाती है। तो ये आपसे कहीं पूछ लिया जाए, क्योंकि अंडों वाला क्वेश्चन काफी आ जाता है। तो ये है ड्रमलिन। अब ड्रमलिन का एक डायग्राम और देखेंगे, उसके बाद ड्रमलिन कैसे बनता है वो मैं दिखाऊंगी भी आपको। तो देखिए ये ड्रमलिन है, मैंने एक साइड से 2 डायमेंशनल डायग्राम ही बनाया था। ये आपको ऊपर से दिख रहा है ड्रमलिन किस तरह से, अंडाकार है, और अंडाकार में ये देखिए ये जो भाग है ये स्टॉस वाला हिस्सा है, यहाँ तीव्र ढाल है और यहाँ ज्यादा फैला हुआ है ड्रमलिन, और आगे आते 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 काफी सकड़ा हो जाता है। और ये जो ड्रमलिन क्षेत्र है ये बहुत बड़े एरिया में कई जगह फैले हुए हैं, इंग्लैंड में काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और एडिनबर्ग का जो कासल है वो पूरा कासल को जो महल कह दीजिए या किला कह दीजिए, वो किला पूरा इस तरह की एक ड्रमलिन के ऊपर बना हुआ है। तो ड्रमलिन इस तरह का भाग होता है जिसमें पीछे का ये वाला जो हिस्सा है ये चौड़ा भी है और थोड़ा ऊंचा भी है, और आगे आता आता ये जो हिस्सा है ये काफी ज्यादा सकड़ा हो जाता है, और इस हिस्से को कहते हैं टेल, इसको कहते हैं स्टॉस। तो ये ड्रमलिन है। ये जो भाग है ड्रमलिन का, इस पहले इसको डायग्राम को देख लीजिए, ये एग्जैक्टली वही है जो अभी डायग्राम देखा था उसका साइड व्यू है। इसमें देखिए ये स्टॉस वाला पार्ट है, आगे वाला टेल वाला हिस्सा है। जनरली कई बार ड्रमलिन इस वजह से भी बनता है क्योंकि ग्लेशियर के हिमनद के मार्ग में एक चट्टान या कोई ऊंचा भाग आ जाता है। तो जब ग्लेशियर इसके ऊपर से, ये चट्टानी भाग या इसके ऊपर से गुजरता है, तो हिमनद में जितने भी टुकड़े होते हैं ग्लेशियर्स में, जो भी ग्लेशियर टिल होते हैं, वो टिल इस चट्टानी भाग के ऊपर आकर अटक जाते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं और इसी के साथ आकर जुड़ जाते हैं। और उसके जुड़ने से, जैसे यहाँ पर ये बेड रॉक दिख रहा है, ये चट्टान पहले से थी, जब हिमनद इसके ऊपर से गुजरने लगा तो ग्लेशियर के जो टिल्स हैं हिमनद के साथ जो अवसाद आते हैं वो इसी चट्टान के साथ
आगे जुड़ने लगे, इसी के ऊपर जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, और फिर जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ा तो टुकड़े जो हैं वो थोड़े कम जमा हुए और हिमनद के साथ चले गए बाकी बचे हुए टुकड़े। तो ग्लेशियल टिल जो हैं या हिमनद के साथ आने वाले अवसाद, उनके अंडाकार रूप में जमने से बनती है ड्रमलिन, और उसका बनने का एक वीडियो अब देख लेते हैं हम। तो देखिए इसमें ये जो है ये टुकड़ा ऑलरेडी था, ये ग्लेशियर हिमनद यहाँ से आ रहा है और हिमनद में काफी सारे ये टुकड़े हैं, ग्लेशियल टिल्स हैं, और जब ये चट्टानी भाग बीच में आएगा तो ये टुकड़े यहीं रुक जाएंगे इस चट्टानी भाग के यहाँ होने के कारण, और फिर इसी के साथ जुड़ने लगेंगे और धीरे धीरे जुड़ने से इकट्ठे होकर ये एक बड़ा लैंडफॉर्म सा बनने लगेगा। और आगे वाला जो हिस्सा है वहां पर इस तरह से जो चट्टानी मलबा है वो थोड़ा कम इकट्ठा होगा और धीरे धीरे फिर ग्लेशियर आगे की तरफ चला जाएगा, और पीछे ये इस तरह का अंडाकार जो आकृति है ड्रमलिन की वो बचेगी। अब देखिए ड्रमलिन ऊपर से भी दिखाया जाएगा, ये इस तरह से ऊपर से भी दिखेगा आपको। यहाँ ये वाला भाग जो है ये ऊंचा भी है, चौड़ा भी है, और आगे की तरफ आते आते जो है वो टेल में परिवर्तित हो जाता है, बहुत सकड़ा हो जाता है भाग। तो ड्रमलिन इस तरह का अंडाकार आकृति का ग्लेशियर टिल के जमने से बनने वाला जो स्थल रूप है उसको कहा जाता है। अब ड्रमलिन हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं एस्कर की। एस्कर कैसे बनता है? तो जिस तरह से ड्रमलिन ग्लेशियर टिल से बन रहा था, एस्कर बेसिकली बनता है जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, नीचे से ग्लेशियर का कुछ पार्ट मेल्ट होता है, उस मेल्टिंग की वजह से नीचे जो वाटर बनता है, पानी बनता है। तो हिमनद के नीचे जो जल बना है वो जल भी ग्लेशियर के नीचे बहेगा, और जब वो पानी बहता है हिमनद के नीचे तो धाराओं के रूप में बहता है, जैसे नदी बहती है उसी तरह से वो धाराओं के रूप में बहता है पानी। ये ग्लेशियर के नीचे बहने वाला पानी जो इधर उधर घूमते घूमते या घूमते हुए ऐसे जाता है। तो हिमनद के नीचे इस तरह की पानी की धारा होती है जो दिखाई नहीं देती है सतह के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर ग्लेशियर होता है काफी बड़ा सा। तो जब वो धारा चलती है तो अपने साथ जो भी चट्टानी मलबे ग्लेशियर अपने साथ लाया उन टुकड़ों को भी अपने साथ लेकर आगे की तरफ चलती है। तो ये जो धाराएं हैं बर्फ की, पानी की, इन धाराओं के साथ मलबे, चट्टानी टुकड़े, ये सब भी इस तरह से गति करते हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? ग्लेशियर के नीचे हो रहा है, हिमनद के नीचे। हिमनद के नीचे जब ये टुकड़े इस तरह से पानी की धारा के साथ ऐसे लहरदार आकृति में बह रहे होते हैं तो ऊपर जो हिमनद होता है ग्लेशियर, उसका भार बहुत ज्यादा होता है, और उस भार की वजह से ये टुकड़े धीरे धीरे सघन होने लगते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर लगता है, दबाव लगता है। दबाव की वजह से वो कंप्रेस हो जाते हैं, और जो चट्टानी टुकड़े आगे बह रहे थे धीरे धीरे पानी के साथ, वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं थोड़ा थोड़ा भाग में। और जब वो इकट्ठे होने लगते हैं तो ऐसे छोटी छोटी कटक सी बनने लगती है, और उसी आकृति में बनने लगती है जिस आकृति में, जिस रूप में वो पानी के धाराओं के साथ बह रहे थे, उसी रूप में ऐसे बनने लगती है। तो ऐसी जो लहरदार कटक होती है ये बन जाती है ठोस रूप से, एक रिज जैसी बन जाती है, पर दिखाई नहीं देती जब तक ग्लेशियर होता है। जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होता है, पिघलता है और वहां से उस स्थान से हट जाता है, उसके बाद हिमनद के पिघलकर वहां से हट जाने के बाद इस तरह की कटक हमें नजर आती है जो लगभग लहरदार आकृति की होती है। इसमें तो बहुत ज्यादा लहर बना दी है, इतना लहरदार आकृति की होती है, लगभग इतनी ज्यादा भी नहीं होती। और इस तरह से छोटी छोटी कटक, छोटी छोटी रिज बन जाती है टुकड़ों के इकट्ठे होने से, और यही रिज जो है ये क्या कहलाती है? एस्कर कहलाती है। ग्लेशियर के नीचे मलबों के जमने से, दबने से बनती है, और ये मलबा इधर उधर कैसे बिखरता है, जो धाराएं चलती हैं पिघलने के कारण ग्लेशियर के जो पानी बनता है उसकी जो धाराएं बनती है उससे बनता है ये एस्कर। तो अब एस्कर का एक पिक्चर देखेंगे। ये देखिए ये एस्कर है, ये आपको ये ऐसे ऐसे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा लहरदार आकृति में, ये टुकड़े जो जमे हुए हैं ये एस्कर है। पहले यहाँ कोई हिमनद रहा होगा जिसकी वजह से उसके नीचे जो पानी था उसने इधर उधर टुकड़ों को बहा दिया, इकट्ठा कर दिया, और फिर वो जम गए और जमकर सघन होकर एस्कर का रूप ले लिया। तो ये होती है एस्कर। अब हम एस्कर ड्रमलिन कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे आउट वॉश प्लेन की। अब देखिए जहां पर ग्लेशियर रुक जाता है आकर, मान लीजिए यहाँ पर ये हिमनद ग्लेशियर आकर रुक गया, अब इसके आगे ये ग्लेशियर जाएगा नहीं। अब धीरे धीरे ग्लेशियर जो है अपनी अंतिम अवस्था में धीरे धीरे पिघलना शुरू करता है, और इससे पानी की ये धाराएं सी निकलना शुरू कर देती।
और जब पिघलते हुए हिमनद से ये धाराएं निकलना शुरू होती हैं, तो ग्लेशियर के जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको और आगे तक ले जाने का काम अब ये धाराएं करेंगी। और ये धाराएं जो हैं ये अपने साथ जब सेडिमेंट्स आगे ले जाती हैं तो ये बड़े टुकड़े जो हैं मोटे अवसाद उनको तो पहले ही छोड़ देती है, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती, पानी में इतना एनर्जी नहीं होती है कि वो इन टुकड़ों को, एनर्जी और स्पीड नहीं होती कि इन भारी टुकड़ों को आगे ले जाए। इसीलिए मोटे मोटे टुकड़ों को ये पहले ही इकट्ठे कर देती हैं ये धाराएं। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाती हैं तो इससे थोड़े कम मोटे जो टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करती हैं ये धाराएं। और आगे जाएंगी तो बारीक, इससे भी बारीक जो हैं टुकड़े अवसाद उनको इकट्ठा करेगी। तो अब थोड़े और बारीक सेडिमेंट्स जो हैं उनको इकट्ठा करती है। और सबसे आगे ये क्ले जो है, मृतिका जिसको कहते हैं, उनको इकट्ठा करती है। ये इतने बारीक टुकड़े, और आगे चले जाएंगे थोड़ा तो बहुत ज्यादा बारीक टुकड़े जो हैं वो इकट्ठे होंगे। और इससे बारीक ज्यादा बन भी नहीं सकते मेरे से। तो ये आउटवॉश प्लेन होते हैं। आउटवॉश प्लेन का सिंपल सा मतलब ये है कि अंतिम अवस्था में हिमनद जब पिघलता है तो उससे जो धाराएं निकलती है उन धाराओं द्वारा विभिन्न टुकड़े जमा किए जाते हैं हिमनद के ठीक सामने। और ये जो टुकड़े जमा होते हैं ये स्ट्रैटिफाइड मैनर में होते हैं या अलग अलग भागों में वर्गीकृत होते हैं। पहले मोटे टुकड़े, फिर थोड़े मध्यम टुकड़े और सबसे बारीक टुकड़े सबसे आगे जमा होते हैं। तो इस तरह के जो मैदान बनते हैं उन्हें कहा जाता है अवक्षेप मैदान या आउटवॉश प्लेन्स। जैसा मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था, ग्लेशियल टिल में और आउटवॉश प्लेन में क्या डिफरेंस है। ग्लेशियल टिल जो होते हैं वो उसमें सब मिक्स्ड होते हैं, छोटे बड़े टुकड़े सब उसमें अलग अलग नहीं होते। और आउटवॉश जो प्लेन होते हैं या अवक्षेपित जो मैदान होते हैं उनमें जो सेडिमेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग हमें वर्गीकरण देखने को मिलता है, बड़े टुकड़े अलग और छोटे टुकड़े अलग। तो हमें ग्लेशियर्स के साथ बड़े बोल्डर्स से लेकर क्ले जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो डिफरेंट साइज के टुकड़े आते हैं और ये जो ग्लेशियर से निकलने वाला पानी है इनको डिफरेंट तरीके से जमा करता है स्ट्रैटिफाइड मैनर में, बड़े से छोटे के रूप में। तो ये जो प्लेन्स होते हैं जो हिमनद के ठीक आगे बने होते हैं इन्हें कहते हैं आउटवॉश प्लेन्स। आउटवॉश इसलिए क्योंकि ग्लेशियर से जो पानी निकला उसने जो वॉश आउट करके सेडिमेंट्स को स्प्रेड आउट किया, बिखेरा, उससे जो बने मैदान उनको कहते हैं आउटवॉश प्लेन्स। तो ये हो गए आउटवॉश प्लेन्स। अब देखिए आउटवॉश प्लेन्स का एक डायग्राम। ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर जहां खत्म हो रहा है या जहां आकर रुक गया है वहां से ये धाराएं निकल रही है और इन धाराओं के निकलने से यहाँ आउटवॉश प्लेन्स बन रहे हैं, ये आउटवॉश प्लेन्स। तो इस तरह से आउटवॉश प्लेन्स बनते हैं। और यहाँ इस वाले डायग्राम में आपको मोरेन भी दिख रहे हैं। ये मध्यस्थ मोरेन है या हिमोड है, मध्यस्थ मीडियल मोरेन। ये किनारों पर लेटरल मोरेन या पार्श्विक हिमोड है। तो यहाँ पे आरेत भी दिख रही है आपको, ये कटक जैसी ये आरेत है। ये पिरामिडिकल पीक जिसे हम हॉर्न कहते हैं, जो अभी आप कर चुके हो लैंडफॉर्म्स वो सारे। अच्छा, ड्रमलिन्स जो है, यहाँ छोटे छोटे ड्रमलिन्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये ड्रमलिन्स दिखते हैं किसके जैसे, एग बास्केट के जैसे। तो ये हो गए आउटवॉश प्लेन्स। अब हम बात करते हैं केम एंड कैटल की। केम और कैटल जो हैं ये लैंडफॉर्म्स आपको आउटवॉश प्लेन में ही देखने को मिलेंगे। और आउटवॉश प्लेन में कहीं कहीं इकट्ठे हो जाते हैं काफी ज्यादा अवसाद और काफी ज्यादा सेडिमेंट्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, छोटा टीला जैसा बनता है। और जब छोटा टीला जैसा बने इस तरह से अवक्षेपित मैदान में, तो इस तरह का जो टीला बनता है अवसादों से उसको कहते हैं केम। तो केम सिंपल सा है, आउटवॉश प्लेन्स में अवक्षेपित मैदान में बनने वाला एक छोटा टीला जो अवसादों के इकट्ठे होने से बनता है, सिंपल। अब ये कैटल क्या है, कैटल को समझना जरूरी है। जैसे जो आउटवॉश प्लेन्स होते हैं अभी जो हमने किए थे अवक्षेपित मैदान, जिसमें अवसाद धीरे धीरे पानी के साथ आगे जाते हैं और जमते हैं। तो जब ये अवसाद, बड़े बड़े बोल्डर्स और ये टुकड़े वगैरह सेडिमेंट्स जब जमते हैं, कई बार पानी के साथ हिमनद के कुछ बर्फ के टुकड़े एज इट इज जो टुकड़े होते हैं वो निकलकर और पानी के साथ बहने लगते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स जमा होते हैं उनमें बीच बीच में कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े जो होते हैं वो भी जाकर जम जाते हैं। तो बर्फ के टुकड़े जब जमते हैं तब क्या होता होगा, तो देखिए मान लीजिए ये वो अवसाद है जो अवक्षेपित मैदान में आउटवॉश प्लेन में जमे हुए हैं, ये सेडिमेंट्स
जो ग्लेशियर से निकला था, पिघला था पानी, पिघला था ग्लेशियर, उससे जो पानी निकला उसने ये सेडिमेंट्स जमा किए आउटवॉश प्लेन में। बट इन टुकड़ों में बीच में कहीं अगर बर्फ भी जम गई है, मान लीजिए ये यहाँ पे इस एरिया में एक बर्फ का टुकड़ा बड़ा सा, ये भी आ गया था अवसादों के साथ निकल के, और ये यहाँ आकर जम गया। अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये इन टुकड़ों में दबा हुआ है और चारों तरफ से इन सेडिमेंट से घिरा हुआ, ऊपर से दिखाई भी नहीं दे रहा, पर कुछ टाइम बाद ये पिघलेगा, और जब ये पिघलेगा तो एकदम से इसके पिघलने से ये जो भूमि है ये एकदम से खोखली हो जाएगी, और ये जो ऊपर इसके अवसाद है, सेडिमेंट्स है, वो एकदम से नीचे की तरफ धंस जाएंगे, क्योंकि पिघल जाएगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, पानी तो इधर उधर फैल जाएगा, तो उसकी वजह से ये जो टुकड़े हैं सेडिमेंट्स वो एकदम से धसेंगे, और जब ये धसेंगे तो एक छोटी सी गर्त बनेगी, ये धसेंगे अब नीचे इस तरह से, तो ऐसी एक छोटी गर्त बनेगी, और ऐसी जो गर्त बनती है उसे कहते हैं कैटल। तो कैटल आउटवॉश प्लेन में बनने वाली एक स्पेशल छोटी सी गर्त होती है, एक गड्ढा होता है छोटा सा, जो इस वजह से बनता है क्योंकि ग्लेशियल सेडिमेंट्स में बीच बीच में कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े आ जाते हैं, और वो बाद में आगे चलकर पिघलते हैं, और फिर वो हिस्सा जो है अवसादों वाला वो धंसता है, उसके धंसने से फिर इस तरह के छोटे गड्ढे बनते हैं। कभी कभी इन कैटल्स में, इन गड्ढों में पानी भी भर जाता है, बारिश का पानी या हिमनद का जो पिघल कर आ रहा है पानी, वो कुछ पानी अगर यहाँ पर इकट्ठा हो जाए तो उससे कैटल लेक भी बनती है। तो ये कैटल लेक और कैटल जो है ये विशेष छोटे छोटे गड्ढे हैं जो आउटवॉश प्लेन में अवक्षेपित मैदान या धौत मैदान में बनते हैं। तो ये आपको क्लियर होंगे। अब देखिए ये जो मैंने केम आपको बताया, ये केम छोटा सा टीला जो आपको दिख रहा है ये केम है। ऐसे छोटे छोटे टीले जैसे जब बन जाते हैं आउटवॉश प्लेन्स में तो उनको केम कहते हैं। केम तो आपने देख लिया। अब देखिए आप कैटल। कैटल जो है इसमें ग्लेशियर जो होता है उससे जो टुकड़े निकलकर आगे आ जाते हैं आइस के, इन्हें कहते हैं स्टैग्नेंट आइस पीसेस या डेड पीसेस ऑफ आइस। टुकड़े जो बर्फ के हिमनद से जो आगे निकल चुके हैं, टूट कर आ गए हैं, उन बर्फ के टुकड़ों की बात हो रही है। तो ये जो बर्फ के टुकड़े हैं ये आउटवॉश प्लेन में जहां अवक्षेपित मैदान में दूसरे अवसाद भी जमा हुए हैं उनके नीचे दब जाते हैं, और जब ये उनके नीचे दब जाते हैं कुछ समय बाद ये पिघलेंगे। जैसे ये पिघलेंगे तो ये हिस्सा जो है वो धंस जाएगा, उसकी वजह से कैटल होल बनेगा या कैटल बनेगी, एक छोटा गड्ढा बनेगा। जब इसमें पानी भर जाता है तो कैटल लेक बन जाती। तो ये है कैटल लेक या कैटल। अब इसमें इस पिक्चर में आपको छोटी छोटी कैटल्स दिख रही हैं। ये देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो इस तरह की ये कैटल लेक्स होती है। होपफुली कैटल लेक और केम दोनों क्लियर होंगे। अब जो है अब हम बात करेंगे, हमने जो भी लैंडफॉर्म्स की है वो आपको इस डायग्राम में काफी सारी दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पर ये तो मेन ग्लेशियर है ही हिमनद, हिमनद से निकलने वाली धाराएं, धाराओं की वजह से आगे बन रहे हैं ये केम, छोटे छोटे टीले। ये कैटल है, ये ग्लेशियल टिल्स वगैरह आगे फैल रहे हैं, ये टर्मिनल मोरेन है, ड्रमलिन्स हैं। तो ये जो हम कर चुके हैं टुकड़े वो सब इस डायग्राम में बता रखे हैं। हालांकि जो है कुछ एक डायग्राम में चीजें सही नहीं है। जैसे ये रॉश माउंटेन जो है ये थोड़ा ऊपरी भाग में बनते हैं, इतना नीचे की तरफ जहाँ पे हिमनद पिघलने वाला होता है उस तरफ नहीं बनते। बट ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें अभी तक जो चीजें की हमने वो आपको नजर आ रही होगी। ये अंत में क्या है, आउटवॉश प्लेन्स है। अब देखिए ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को दर्शाते हुए एक डायग्राम और है। यहाँ जोन ऑफ अक्यूमुलेशन है, जहाँ बर्फ गिरती है वहां हिमनद बनता है, फिर स्नो लाइन आ जाती है, उसके आगे हिमनद पिघलना शुरू करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कई ग्लेशियर्स जो है वो सीधे जाकर किसी महासागर में जाकर खुलते हैं या किसी ओशन में जाकर गिरते हैं, या कोस्टल रीजन जो है तटीय क्षेत्र में आकर रुक जाते हैं। जो भी ग्लेशियर कोस्टल रीजन में आकर रुकते हैं उसके बाद वो ग्लेशियर्स जो है वो टूटना शुरू करते हैं। तो ये तटवर्ती क्षेत्र में जैसे हिमनद आ गया, और यहाँ आने के बाद इस समुद्री जल के आसपास आने के बाद इसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट के और उस समुद्र में या ओशनिक वाटर में गिरते जाएंगे। तो इस तरह से लास्ट में जब ग्लेशियर के टुकड़े टूट कर समुद्र में गिरने लगते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं काविंग। यहाँ पे लिखा हुआ है काल्विंग, एल जो है वो इतना मतलब साइलेंटली प्रोनाउंस होता है, काविंग। सो ये काविंग जो है इसको हिंदी में कहते हैं हिमनद का शांत होना।
तो अंतिम अवस्था में हिमनद शांत हो जाता है, उसके कुछ टुकड़े टूट टूट के समुद्र में गिरने लगते हैं, जिसे काविंग कहा जाता है। और इसी तरह से हिमनद की जर्नी जो है वो समाप्त होती है। अब हिमनद ग्लेशियर जो है उसके जो टुकड़े टूटकर समुद्र में गिरते हैं और वो बर्फ के टुकड़े समुद्री जल में ऊपर ही बहने लगते हैं या ऊपर ही तैरने लगते हैं, उन्हें कहते हैं आइसबर्ग्स। सो बर्फ के टुकड़े जो समुद्री जल में बहते हैं या फ्लोट करते हैं उन्हें आइसबर्ग्स कहा जाता है। बट आइसबर्ग्स की एक खास बात यह है कि मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा अगर किसी पानी में तैर रहा है तो उसका बहुत थोड़ा सा भाग आपको ऊपर पानी की सतह पर नजर आएगा, उसका काफी बड़ा हिस्सा अंदर होता है नीचे पानी के। तो ये तैर तो रहा है, फ्लोट कर रहा है, पर अगर यहाँ से जहाज आ रहा है, ये जहाज है मान लीजिए, तो ये जहाज जो है इसको लगेगा अच्छा इतना सा टुकड़ा ये तो अभी निकल जाएगा, पर अंदर ये काफी बड़ा होता है आइसबर्ग। तो आइसबर्ग कहा जाता है या हिमशैल कहा जाता है बर्फ के उन टुकड़ों को जो समुद्र में तैरते हैं, और ये निकलते कहाँ से, ग्लेशियर से ही टूटकर निकलते हैं। तो ये आइसबर्ग्स होते हैं, काफी डेंजरस होते हैं। टाइटैनिक का जो एक्सीडेंट हुआ था आइसबर्ग्स के कारण ही हुआ था। तो ये हो गए ग्लेशियर्स। अब देखिए ये जो मैंने काविंग आपको बताई, अंत में पानी में जब गिरता है हिमनद के टुकड़े टूट टूट के, ये होती है काविंग या हिमनद का शांत होना लास्ट स्टेज में। सो ये काविंग आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो ग्लेशियर्स हैं उसकी मेजर लैंडफॉर्म्स तो हम कर चुके हैं। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स की थोड़ी बहुत फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। ये हो सकता है आपको ज्यादा बारीक नजर आ रहा हो, ज्यादा छोटा नजर आ रहा हो, बट आपके पास नोट्स हैं और ये सिर्फ हमें मतलब आपको लर्न ही करना है। ये सिर्फ मैं डिस्कस कर रही हूँ छोटा सा थोड़ी सा आपके साथ। वैसे तो इसको डिस्कस भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि रीड करने से ही समझ में आ जाता है, इतना सिंपल है, बट विल स्टिल डू इट। देखिए एक वर्ल्ड की जो मेजर ग्लेशियर्स है उनमें से लैम्बर्ट फिशर नाम का एक ग्लेशियर, ये एक ही नाम है लैम्बर्ट फिशर। तो लैम्बर्ट फिशर नाम का जो ग्लेशियर है ये अंटार्कटिका में स्थित है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसलिए इसका आपको नाम याद रखना है। फिर जैकोबशाउ नाम का ग्लेशियर एक है जो ग्रीनलैंड में स्थित है। ये विश्व का सबसे तेजी से चलने वाला हिमनद है, फास्टेस्ट मूविंग। वैसे ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे चलते हैं बट ये बहुत तेज चलने वाला है। मतलब तेज का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेज, नदी जितना तेज नहीं, ये चल रहा है बट बाकी ग्लेशियर्स के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट चल रहा है। बेरिंग ग्लेशियर, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद है। नॉर्थ अमेरिका में जो मुख्य हिमनद आपको देखने को मिलेंगे वो अलास्का में देखने को मिलेंगे। तो अलास्का में ही ये बेरिंग ग्लेशियर भी है। आपको पता है वहां बेरिंग नाम का सागर है, तो बेरिंग सागर वाले क्षेत्र में जाकर आगे उसका पानी गिरता है। तो बेसिकली ये जो ग्लेशियर है बेरिंग वाला, ये नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट है, बट इसमें कुछ डिटेल्स भी अगर देखें तो बैगले नाम की आइस फील्ड से ये निकलता है। आइस फील्ड का मतलब होता है जहां बर्फ, जहां पे हिमनद बन रहे हैं, जहां से निकलना शुरू कर रहे हैं, उसको आइस फील्ड कहते हैं। तो बैगले नाम की आइस फील्ड से ये ग्लेशियर निकलता है, फिर आगे जाता है, फिर उसका जो पानी ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बनता है वो पानी आगे जाकर एक झील में गिरता है। उस झील का नाम है विटस झील। विटस झील में उसका पानी जब इकट्ठा होता है तो उसके बाद एक नदी बनती है, सील नदी, और सील नदी उसके जल को लेकर जाती है अलास्का की खाड़ी में। तो ये ग्लेशियर की पूरी जर्नी है। तो जो ग्लेशियर हिमनद निरंतर पिघल रहे होते हैं उनको कहते हैं रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, क्योंकि कंटिन्यूसली उनका साइज छोटा होता जा रहा है, मानो कि वो पीछे हटते जा रहे हैं क्योंकि उनका साइज छोटा हो रहा है। तो रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स का मतलब है पिघलते हुए हिमनद। तो बेरिंग हिमनद जो है अलास्का में वो एक रिट्रीटिंग ग्लेशियर है, पिघलता हुआ हिमनद है। अब इसमें आपको ये विटस झील, बैगले आइसफील्ड ये सब डिटेल में नहीं लर्न करना है, बट इतना याद रखिए कि नॉर्थ अमेरिका का एक प्रमुख हिमनद है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है और पिघल रहा है निरंतर ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नॉर्थ अमेरिका का एक और ग्लेशियर है हब्बर्ड। हब्बर्ड ग्लेशियर जो है ये टाइडल ग्लेशियर है, मतलब ज्वारीय हिमनद है। ज्वारीय हिमनद का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए तटवर्ती क्षेत्र में कोस्टल रीजन के पास कोई ग्लेशियर है और वहां पे कोस्टल रीजन से ज्वार जब आते हैं, टाइड्स के समय इसके ऊपर पानी आता है, इसके आसपास पानी आता है और फिर वापस जल जो है वो चला जाता है। ज्वार वाली स्थिति में जहाँ पे कोई हिमनद होता है तो जब भी हाई टाइड की कंडीशन होती है तो ग्लेशियर के साथ आकर एड ऑन हो जाता है, कुछ पानी जम जाता है, वहीं पे बर्फ के साथ ही रह जाता है और बाकी पानी चला जाता है। तो इस तरह से हिमनद के साथ जब आके ऐड ऑन होता जाता है पानी और वो बर्फ के रूप में जमता जाता है ग्लेशियर के साथ, तो धीरे धीरे ग्लेशियर का साइज बड़ा होता जाता है। तो यहाँ ये जो हब्बर्ड ग्लेशियर है नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का में ही, हब्बर्ड ग्लेशियर का साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वो
उसमें ऐड ऑन होती जाती है चीजें, या बर्फ ऐड ऑन होती जा रही है क्योंकि उसको पानी मिलता जा रहा है, वो उसको अपने साथ जोड़ता जा रहा है, जमाता जा रहा है। तो हबर्ड ग्लेशियर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए वो एडवांसिंग ग्लेशियर है क्योंकि उसका साइज बड़ा हो रहा है। तो बढ़ता हुआ हिमनद एडवांसिंग ग्लेशियर है वो, और वो जो बढ़ रहा है वो अलास्का की खाड़ी की साइड उसका साइज बढ़ता जा रहा है, गल्फ ऑफ अलास्का की तरफ उसका साइज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसको गैलपिंग ग्लेशियर कहते हैं। गैलपिंग ग्लेशियर मतलब घोड़ा जैसे गैलप करता है, मतलब घोड़ा जब उछल उछल कर चलता है उसको कहते हैं गैलपिंग। तो ये जो ग्लेशियर है ये अलास्का की खाड़ी की तरफ इतना अपना साइज बढ़ाता जा रहा है मानो कि अलास्का की खाड़ी की तरफ वो गैलप कर रहा हो, उछल उछल के जा रहा हो, तो इसलिए इसको ये एक संज्ञा दी जाती है। साउथ अमेरिका का एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसको कहते हैं पीओजी ग्लेशियर, पीओजी हिमनद। फिर जोस्ताल्सबेरीन नाम का एक ग्लेशियर है जो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पूरे यूरोप में सबसे बड़ा हिमनद है ये। और यूरोप में मेनली ये मुख्य भूभाग वाला जो क्षेत्र है उसका ग्लेशियर सबसे बड़ा है। और अदरवाइज अगर देखें अस्तफोना नाम का जो एक ग्लेशियर है वो ग्लेशियर स्वालबर्ड द्वीप पर स्थित है नॉर्वे के, और एरिया वाइज यूरोप का सबसे बड़ा हिमनद है। और वतना जोकुल जो है वो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा है। एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज में क्या डिफरेंस है? एरिया वाइज मतलब ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, वॉल्यूम वाइज मतलब काफी बड़ा है, उसमें जल काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा बर्फ है। तो वॉल्यूम वाइज जो यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो वतना जोकुल है, और अस्तफोना जो है वो एरिया वाइज है, मतलब वो ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यूरोप के मुख्य भूभाग का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो हमने अभी देखा जोस्ताल्सबेरीन, मुख्य भूभाग का मतलब क्या है? मुख्य भूभाग का मतलब है यूरोप का कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो आइलैंड पर नहीं है, द्वीपों पर नहीं है। जैसे यूरोप का नॉर्वे, स्वीडन का जो मेनलैंड एरिया है, जो मेन यूरोप वाले एरिया से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में मेनलैंड एरिया क्या है, जहां बाकी के स्टेट्स हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो आइलैंड्स अलग हो जाते हैं। तो हम मेनलैंड इंडिया की अलग से बात कर सकते हैं और आइलैंड्स की भी अलग से कर सकते हैं। वैसे ही यूरोप में जब हम मुख्य भूभाग की बात करते हैं मेनलैंड की, तो मेनलैंड में सबसे बड़ा जो हिमनद है वो है जोस्ताल्सबेरीन, और बाकी आइलैंड्स वगैरह को देखें तो द्वीपों में और संपूर्ण यूरोप में जो सबसे बड़ा हिमनद है एरिया के अकॉर्डिंग वो अस्तफोना है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है वो वतना जोकुल है। ए से एरिया, ए से अस्तफोना, वी से वॉल्यूम, वी से वतना जोकुल। तो ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा। खैर इतना डिटेल में आएगा नहीं, आरएस में जो आने के चांसेस है मेंस में, वो आपसे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर भी एक दो बेसिक ग्लेशियर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो अब जो है इसके आगे देखिए, अफ्रीका जो है उसमें बहुत कम ग्लेशियर्स बचे हैं। उसमें से एक प्रमुख ग्लेशियर है फुटवैंगलर ग्लेशियर जो किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, वहां पर स्थित है। और ये ग्लेशियर भी कंटिन्यूसली निरंतर पिघलता जा रहा है। तो ये अफ्रीका में स्थित एक प्रमुख हिमनद मान सकते हैं हम। अफ्रीका में बहुत ही कम ग्लेशियर्स बचे हैं गिनती के, और मोस्टली ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्योंकि अफ्रीका एक हॉट कॉन्टिनेंट है, गर्म क्षेत्र है, और इसी वजह से यहाँ ज्यादा ग्लेशियर्स नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्लेशियर्स ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत हैं वो इतने ऊंचे नहीं है कि वहां पे ग्लेशियर्स डेवलप हो सके। जो पर्वत है वो प्राचीन वलित है, पुराना बना हुआ है माउंटेन जो भी है, तो इसलिए वहां ग्लेशियर्स नहीं है। फिर देखिए एशिया की अगर बात करें, एशिया में और पूरे वर्ल्ड में फेडचेंको नाम का एक ग्लेशियर है जो माउंटेन ग्लेशियर्स में सबसे लंबा है। पोलर ग्लेशियर तो सबसे बड़े होते ही हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो होते हैं वो तो काफी बड़े होते हैं, लंबे भी होते हैं। बट नॉन पोलर रीजन में अगर देखें, ध्रुवीय क्षेत्र में जो नहीं है ग्लेशियर और माउंटेन्स में जो है, उनमें सबसे लंबा ग्लेशियर है फेडचेंको जो ताजिकिस्तान में है, जिसकी लेंथ है 77 किलोमीटर। फिर उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर, ये इंडिया में स्थित है, और नॉन पोलर रीजन में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे लंबा हिमनद है, और भारत का तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और उसके साथ साथ इसका महत्व ये भी है कि ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, हाईएस्ट बैटलफील्ड। और उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत सामरिक स्थिति इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, और पीओके वाला जो क्षेत्र है उसी के नजदीक स्थित है।
इसलिए सियाचिन ग्लेशियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी तरफ से सियाचिन ग्लेशियर के बारे में 2 नंबर में खुद लिख के देख लीजिएगा, बाकी पूछे ना पूछे सियाचिन ग्लेशियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपनी तरफ से थोड़ा उसको राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर ईस्टर्न हिमालय वाला जो क्षेत्र है, सिक्किम वाला और वाला, वहां का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, और सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो पीक रीजन है उसके आसपास स्थित है। और एक नदी है तीस्ता नदी सिक्किम में, उस तीस्ता नदी का सोर्स जो है, उसको जो जल प्राप्त होता है वो जेमू हिमनद से प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो जेमू ग्लेशियर से एक झील में जाता है ये पानी, और उस झील से मिलता है तीस्ता नदी को। तो तीस्ता नदी का प्रमुख जल स्रोत है जेमू ग्लेशियर। इसके अलावा बियाफो, बालतोरो, इस तरह के कई बहुत सारे अन्य ग्लेशियर्स भी हैं जो इंडिया में काराकोरम श्रेणी क्षेत्र जो है, ट्रांस हिमालय वाला जो पार्ट है इंडिया में, उसमें काराकोरम रेंज वाले रीजन में कई सारे ग्लेशियर्स और हैं। बट ये मेजर ग्लेशियर्स थे जो हमने डिस्कस किए। कई जगह आप गूगल में और वैसे देखेंगे, सर्च करेंगे, तो कई जगह आपको लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो फेडचेंको ना बता के आपको बियाफो बताया जाएगा, बट बियाफो ओनली 67 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ है। फेडचेंको जो ताजिकिस्तान में है वो ज्यादा लंबा है, तो आपको फेडचेंको को ही सही मानना है। तो ओवरऑल ये कुछ छोटे मोटे ग्लेशियर्स थे। अब आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस, तो वो देखिए। ये जो हिमनद वाला चैप्टर है, इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आए हैं उनको स्टार्टिंग में जो हमने की थी, नेवे, फर्न, स्नो लाइन, ये नहीं पूछते इसमें आरएस में। ये तो हमने थोड़ा ज्यादा डिटेल कर लिया आपको समझाने के लिए कि कैसे बनता है ग्लेशियर, वो सब नहीं आता है। जोन ऑफ अक्यूमुलेशन भी नहीं आता, एकत्रण का क्षेत्र, पिघलने वाला क्षेत्र, ये सब नहीं आता। तो आता क्या है, आएगा एक तो हिमनद के प्रकार, टाइप्स क्या है ग्लेशियर के, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, महाद्वीपीय हिमनद और पर्वतीय हिमनद। फिर हिमनद किस किस प्रकार से स्थलाकृतियों को रूप देता है, लैंडफॉर्म्स को कैसे शेप करता है, हाउ ग्लेशियर्स शेप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, किस प्रकार से हिमनद विभिन्न स्थलाकृतियों को का निर्माण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो वो फ्रॉस्ट वेदरिंग करते हैं, तुषारी अपक्षय करते हैं, उसके साथ साथ अपग्रशन करते हैं, उत्पाटन करते हैं, अब्रेशन और प्लकिंग, इन सब के बारे में आपको लिखना है कि ग्लेशियर किस तरह से करता है इरोजन वगैरह। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं लैंडफॉर्म्स, स्थलाकृतियां बताइए हिमनद से बनने वाली। स्थलाकृतियों में आपको दोनों तरह की आनी चाहिए, अपर्दन से बनने वाली इरोजनल लैंडफॉर्म्स और निक्षेपण से बनने वाली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। फिर कोई भी लैंडफॉर्म आपको 2 नंबर में पूछी जा सकती है, जैसे केम बताइए, कैटल बताइए क्या होता है, या और भी कोई लैंडफॉर्म, सर्क बताइए, सर्क काफी इंपॉर्टेंट है, सर्क बताइए, हॉर्न बताइए, जो भी कुछ हमने किया है, एस्कर, ड्रमलिन, ये सब 2-2 नंबर में आप लिख के देखिएगा। और इनके डायग्राम्स जो हैं वो भी आप बना के देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे आंसर आप। लॉन्ग आंसर ग्लेशियर से बनने के चांसेस बहुत कम है, तो आप 2 और 5 मार्क्स के जो आंसर्स हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेनली। और आपको लगता है लॉन्ग भी कोई प्रैक्टिस करना है तो एक आध करके देख लीजिएगा, वरना मेनली आपको ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स वगैरह पे थोड़ा फोकस करना है। तो ये हिमनद का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है आगे आपकी लेक्स बचती हैं, जिनके झीलों के हमें थोड़े बहुत प्रकार देखने हैं, और झील करते वक्त हम इंडिया की कुछ झीलों को डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद बची हुई जो कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी बचती है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसको इंडियन ज्योग्राफी के बाद देखेंगे। तो अभी आज की क्लास में इतना ही, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।